Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आज हम लोग कॉन्क्रीट में वर्केबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रेंथ वगैरह देख लिया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे कॉन्क्रीट के बारे में। आज अपना कॉन्क्रीट वाला टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। तो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है? देखो, वर्केबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि हम उस पे कॉन्क्रीट जो है उस पर कितनी आसानी से काम कर सकते हैं। जितना आसानी से हम लोग उस पर काम कर सकते हैं वही अपना क्या कहलाता है, वर्केबिलिटी। यानी कि ईज विथ विच वी कैन वर्क विथ कॉन्क्रीट इज नोन एज वर्केबिलिटी। या फिर अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन या इंटरनल वर्क डन, यूजफुल इंटरनल वर्क डन बाय द कॉन्क्रीट इन ऑर्डर टू अचीव फुल कॉम्पैक्शन। ठीक है। इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज ईज विथ विच कॉन्क्रीट कैन बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड। यानी कि जो भी कॉन्क्रीट के ऑपरेशन है या जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट के जो प्रोसेस है उनको कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं, वही अपना क्या कहता है, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो अब वर्केबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी, हार्डन कॉन्क्रीट की है या फ्रेश कॉन्क्रीट की? तो वह आएगा, ये है फ्रेश कॉन्क्रीट। क्योंकि एक बार कॉन्क्रीट हार्ड हो गया उसके बाद तो हमें उसको काम में लेना नहीं, उसके बाद तो वो स्ट्रेंथ पर्पज आ जाता। तो स्ट्रेंथ जो थी हार्डन कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी थी, वर्केबिलिटी जो है अपने फ्रेश कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी। ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे अपना वर्केबिलिटी जो है अफेक्ट होती है। देखो बेटा, आप लगातार अच्छे से पढ़ते रहिए। जो पीपीटी मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको नोट्स जो है मैं बना रहा हूँ, कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा पूरा बीएमसी का। ठीक है। आगे जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी उसके भी, पर्ट सीपीएम के भी और अपने हाईवे मटेरियल के भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सर्वे स्टार्ट करेंगे। कई लोगों की डिमांड आ रही है सर सर्वे वगैरह। देखो बेटा, बनाना मेरे को ही है तो थोड़ा टाइम लग रहा है एक्चुअली ये सब काम करने में, नोट्स वगैरह बनाने में। अदरवाइज अगर प्रॉपर नोट्स नहीं चाहिए आपको, सिर्फ वीडियोस चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, ऐसा कोई ज़्यादा उसमें टाइम लगना नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एकदम प्रॉपर सब चीज़ें अच्छे से हो। और अभी आपके पास वैसे भी टाइम है, एक आध सब्जेक्ट ही बच रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोग जैसे अभी वैकेंसी भी बढ़ गई, आर एस एस एम बी की 10 वैकेंसी, डिप्लोमा 10 वैकेंसी डिग्री में बढ़ गई, 6 डिप्लोमा में बढ़ गई। तो आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहिए। ठीक है। और पेपर अच्छे से करें और जितना हो सके उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस करते रहिए। यानी कि क्वेश्चन जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहिए। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। तो सबसे पहला जो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो की बात हो रही है। अब देखो, जितना ज़्यादा पानी होगा हम कंक्रीट के साथ उतना आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम लोग पानी ऐड या करेंगे, मान लो एक आध परसेंटेज वगैरह पानी वेरी करते हैं, तो वर्केबिलिटी में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। तुमने देखा था जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है या वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या होती, कम होती। किसने बोला था? अब्राहम्स ने बोला था। तो देखो, स्मॉल एडिशन ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी बट इन टर्न रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। एडिशन ऑफ वाटर, पानी का एडिशन से क्या फर्क पड़ेगा? ओनली इंक्रीजेस फ्लूइडिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्क्रीट। और कोई यूजफुल इसका इफेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से क्या हो जाएगा, जो अपना कॉन्क्रीट है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाए। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा वो फ्लूइड की तरह एक्ट करना लग जाएगा। ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज the workability, proportion of cement must also be increased with such water such that water cement ratio remains constant। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेंथ डिक्रीज ना हो तो हमें वाटर सीमेंट रेशियो को कांस्टेंट रखना है। यानी कि पानी अगर इंक्रीज करना है तो उसी प्रोपोर्शन में हमें सीमेंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि अपना जो है वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है। सेम क्वांटिटी नहीं बोल रहा, उसी प्रोपोर्शन में ना। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर कांस्टेंट रहेगा तो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अपने को स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं करना है और पानी के एडिशन से। सेकंड जो है मिक्स प्रोपोर्शन। अब मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। अब देखो, जितना ज़्यादा एग्रीगेट्स होगा जो सीमेंट अवेलेबल होगा वो कम हो जाएगा। तो जो उनको जो कवर करने के लिए, यानी कि उनका जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे मिक्स प्रोपोर्शन या एग्रीगेट टू द सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा अपनी वर्केबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मिक्स प्रोपोर्शन की वर्केबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और वाटर सीमेंट रेशियो या वाटर कंटेंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हायर इज द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, लीनर इज द concrete which offers
लो वर्केबिलिटी एज मोर इज द एरिया टू बी लुब्रिकेटेड इन दिस केस, क्योंकि जैसे जितने नंबर ऑफ एग्रीगेट्स बढ़ जाएंगे उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, तो सीमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और लोअर इज द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, रिचर इज द कॉन्क्रीट। रिचर कॉन्क्रीट कैसे होगा, सीमेंट इसमें क्या है, ज्यादा है, which offers higher workability as lesser is the area to be lubricated in this case। उसके बाद आता है साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट, ये सब चीजें हमने एग्रीगेट वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। अगर साइज बिगर साइज एग्रीगेट होगा तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, और स्मॉलर साइज एग्रीगेट से वर्केबिलिटी क्या होगी, कम, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होने से अपने को जो रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसको पूरा फुली लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए बिगर साइज एग्रीगेट लीड्स टू हायर वर्केबिलिटी और स्मॉलर साइज एग्रीगेट लीड्स टू लो वर्केबिलिटी। शेप ऑफ एग्रीगेट भी हमने वहां पे देखा था एग्रीगेट वाले टॉपिक में। अगर राउंडेड एग्रीगेट होगा तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम, और अगर एंगुलर एग्रीगेट होगा तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है, इसलिए वर्केबिलिटी क्या आएगी, मिनिमम। लेकिन स्ट्रेंथ जो होती है एंगुलर एग्रीगेट ज्यादा देता है राउंडेड के कंपेरिजन में। ठीक है, फिर आता है टेक्सचर। टेक्सचर अगर स्मूथ या रफ होगा, एग्रीगेट का जो सरफेस है स्मूथ होगा, तो यानी कि उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। अब सरफेस एरिया कम है तो सीमेंट रिक्वायरमेंट कम है, यानी कि हायर वर्केबिलिटी। अगर वही डल होगा या रफ होगा तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से सीमेंट रिक्वायरमेंट क्या बढ़ जाएगी, तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग एग्रीगेट वाले टॉपिक में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ग्रेडिंग भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रेडिंग के बारे में क्या बोल रहा है, well graded aggregate results in the formation of higher workable concrete as more is the availability of free cement for lubrication। अगर well graded aggregates होंगे तो एक दूसरे की जो voids होगी उसके अंदर चले जाएंगे, तो जो area requirement है वो क्या हो जाएगा, या सीमेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पुअर ग्रेडेड एग्रीगेट होगा तो कैसा मिलेगा, लेस वर्केबल मिक्स, और वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स होंगे तो हायर वर्केबल मिक्स मिलेगा। इसके अलावा अगर हमने कोई भी प्लास्टिसाइजर या फिर कह सकते हैं कोई भी एडमिक्सचर मिक्स करा है तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। नोट में लिखा है मैंने, यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर एंड एयर एंटरिंग एडमिक्सचर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हायर वर्केबल कंक्रीट। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, फिर आता है अब मेजरमेंट। मेजरमेंट के चार तरीके हैं, चारों ही तरीके अपने आप में सब अलग अलग कौन तरह की कंक्रीट के लिए काम आता है। कोई लो के लिए आता है, कोई वेरी लो के लिए आता है, कोई हाई के लिए आता है, कोई वेरी हाई के लिए आता है। तो अपने को ध्यान रखना है कौन सा मेथड कौन सी तरह की कंक्रीट के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला सबसे जो कॉमन मेथड है वो है स्लम्प कोन टेस्ट। कैसा है स्लम्प कोन टेस्ट, सबसे ज्यादा वर्केबिलिटी में सवाल भी इसी टॉपिक से आते हैं, स्लम्प कोन से। ठीक है, स्लम्प टेस्ट से आते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी, however it does not include all the factor over which workability is dependent, but since it is very convenient to perform। यानी कि सबसे आसानी से जो टेस्ट होता है जिसमें बिल्कुल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो ये स्लम्प टेस्ट होता है। ठीक है, बट इसमें सारे के सारे फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते जो जो फैक्टर्स वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, बट फिर भी कॉमन इसलिए है क्योंकि करना आसान है। ठीक है, इट कैन नॉट बी, देख लो किसके लिए नहीं कर सकते, ये लिखा, इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द वर्केबिलिटी इन दिस in the case it is either low or comparatively high। यानी कि वेरी लो और हाई के लिए ये काम का नहीं, वेरी लो और हाई के लिए स्लम्प कोन टेस्ट काम का नहीं, यानी कि कह सकते हैं लो टू मीडियम के काम का है। दिस टेस्ट अब होता जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा होता है, दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक मोल्ड इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम हैविंग बॉटम डायमीटर जो होता है 200 mm, टॉप डायमीटर 100 mm एंड हाइट होती है 300 mm। ये जो है ये देखो ये ऐसा स्लम्प कोन एपरेटस है ये वाला। अब इसका जो टॉप डायमीटर है वो कितना है, 10 mm होता है, सॉरी 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर। और जो बॉटम डायमीटर है ये जो बॉटम डायमीटर है इसका होता है 200 mm, और इसकी जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे प्लेट अलग है, इसकी जो हाइट है वो है 300 mm। तो अगर आपसे कोई पूछ ले स्लम्प कोन का डायमेंशन क्या होता है तो आपको याद रखना है टू बी ऑनेस्ट। क्या रखना है, टू बी ऑनेस्ट, 10, 20, 30 सेंटीमीटर में, या फिर अगर आपको mm में याद रखना है तो 100, 200 और 300। TBH का मतलब हो गया टॉप बॉटम और हाइट, या टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसके बाद अब जो कंक्रीट इसमें फिल करी जाती है मोल्ड के अंदर, ये मोल्ड है इसके अंदर अगर कंक्रीट फिल करी जाएगी तो वो कंक्रीट जो फिल करी जाएगी वो 4 लेयर्स में होगी। कितने में होगी, 4 लेयर्स में, और ईच जो लेयर है वो 25 टाइम्स टैंपिंग होगा। जबकि हमने देखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 3 लेयर में भरी थी और 35 टाइम्स टैंपिंग हो रहा था, यहाँ पर 4 लेयर्स एंड 25 टाइम्स टैंपिंग होगा।
When the mold is completely filled is removed immediately by lifting it slowly in vertical upward direction, which causes concrete to subside, that is referred as slump. अब देखो, अब जब ये मोल्ड जो है इसको पूरा भर दिया जाएगा तो ये जो हैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये दोनों तरफ ये हैंडल्स है, ये भी ऊपर से कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर पे होते हैं, टॉप से 10 सेंटीमीटर पे हैंडल्स लगे हुए होते हैं। इन हैंडल को पकड़ के आपको कंक्रीट को ऐसे उठा देना है। इस हैंडल को पकड़ के जो स्लम कोन एपरेटस है, इस एपरेटस को आपको ऐसे ऊपर उठा देना। ऐसे नहीं, बहुत तेजी से नहीं, तेजी से उठाओगे तो क्या होगा, कंक्रीट हिल जाएगी। आपको आराम आराम से इसको ऊपर हटाना, यानी कि पूरा रिमूव कर देना। जैसे ही आप इसको कंप्लीटली रिमूव करोगे, कंक्रीट क्या हो जाएगी, नीचे बैठने लग जाएगी। कंक्रीट क्या हो जाएगी, नीचे बैठने लग जाएगी। जैसे आप ये देखो, जैसे ये था एपरेटस, यहाँ तक था पहले कंक्रीट भरी, जब इसको ऊपर से हटा दिया तो कंक्रीट अब नीचे नया शेप कैसे ले लिया, ये वाला जो है कंक्रीट ने नया शेप ले लिया, एक ऐसा शेप ले लिया, एक ऐसा शेप ले लिया, तो ये अलग अलग है। अब जो स्लम्प है मेजर कैसे करोगे, पहले तो हाइट कितनी थी इसकी, 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm। जनरली आप स्लम्प को mm में याद रखो, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं जनरली mm में आते हैं, ठीक है। बाकी mm और सेंटीमीटर में कन्वर्जन आपको पता ही। तो 300 mm पहले हाइट थी कंक्रीट की, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब हाइट कितनी रह गई, यहाँ तक ही रह गई है। मान लो ये जो थी 100 mm, बाद में जो कंक्रीट की हाइट रही वो 100 mm, तो इसका जो स्लम्प होगा, ओरिजिनल हाइट कितनी है 300 माइनस अब कितनी बची 100, तो क्या आ जाएगा, इसका स्लम्प आ जाएगा 200 mm। इसको बोलते हैं स्लम्प वैल्यू। इनकी पहले कंक्रीट की हाइट क्या थी और अब कंक्रीट की हाइट क्या है, इनकी जो डिफरेंस इन हाइट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम्प बोलते हैं, ठीक है। ये जो नई हाइट है उसको स्लम्प नहीं बोलते, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफरेंस इन हाइट है, पहले कंक्रीट की हाइट कितनी थी, अब हाइट कितनी, पहले जितनी मोल्ड की हाइट होती है उतनी होती है, ठीक है, और बाद में जो उसकी हाइट है आप मेजर कर सकते हैं, या फिर आप सीधा यहाँ से डिफरेंस देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लम्प कोन में स्लम्प की वैल्यू पता चल रही। अब देखो, जो है स्लम्प जो है 3 तरह का बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। अगर कंक्रीट सिर्फ थोड़ी बहुत सब्सिडाइज हुई है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्रू स्लम्प, यानी कि अच्छा स्लम्प है, जो है रियल ऐसा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि एक तरफ तो कंक्रीट ऐसे ऊपर पड़ी है लेकिन दूसरी तरफ कंक्रीट पूरी बिखर गई, तो ऐसा जो स्लम्प होता है उसको बोलते हैं शियर स्लम्प। पूछा जाता है शियर स्लम्प क्या होता है, ट्रू स्लम्प क्या होता है, या कोलैप्स स्लम्प क्या होता है। कोलैप्स में देखो, अब ये कंक्रीट जो है कंप्लीटली नीचे आ गई। अब ये कंक्रीट कंप्लीटली नीचे कब आ गई, नीचे कब आएगी, जब उसमें वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा, यानी कि क्या वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्लम्प की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा बह के नीचे आ जाएगा। और अगर वर्केबिलिटी कम है तो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हमने उसकी टैंपिंग प्रॉपर नहीं करी, टैंपिंग प्रॉपर नहीं करी तो शियर स्लम्प मिलता है। तो तीनों कंडीशन मैंने बता दी। जब अगर वर्केबिलिटी हाई होगी तो आपको कैसा मिलेगा, ज्यादा स्लम्प, वर्केबिलिटी कम होगी तो आपको ट्रू स्लम्प मिलेगा। और अगर टैंपिंग प्रॉपर नहीं करी, यानी कि कॉम्पैक्शन जो है कंक्रीट का आपने प्रॉपर नहीं करा है, तो आपको कैसा मिलेगा, शियर स्लम्प मिलेगा, ठीक। अब देख लो, फिर थ्योरी में देख लेते हैं। द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ हाइट ऑफ मोल्ड एंड टॉप सरफेस ऑफ सब्सिडाइज्ड कंक्रीट इज नोटेड एंड इज टर्म्ड एज स्लम्प वैल्यू, ठीक है। वही स्लम्प वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है कि वर्केबिलिटी। द पैटर्न ऑफ स्लम्प ऑब्टेन्ड अपन ने देख चुके हैं, पैटर्न ये है तीनों, तो हम लोग ये देख चुके हैं। अब जो है अपना सेकंड टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। पहला टेस्ट था वर्केबिलिटी का स्लम्प कोन, सेकंड जो है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी एक्यूरेसी क्या है, ये जो है ज्यादा एक्यूरेट है किससे, स्लम्प से। लेकिन स्लम्प करते किस लिए है मैक्सिमम, क्योंकि आसान है करने में। देखो, इट इज मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव देन स्लम्प टेस्ट, यानी कि उससे ज्यादा एक्यूरेसी भी देता है और अच्छा मेथड, लेकिन गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। कैन बी यूज टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन द केस व्हेन इट इज वेरी लो, वेरी लो, वहां पर वेरी लो के लिए नहीं था, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाईली वर्केबल कंक्रीट, यानी कि वो भी हाई वर्केबल के लिए नहीं था, ये भी हाई वर्केबल के लिए, लेकिन वो सिर्फ लो के लिए था, लेकिन ये वेरी लो के लिए भी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसकी वर्केबिलिटी होगी वेरी, इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी वेरी लो टू हाई, ठीक है, ठीक है। द प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन फाइंडिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अलाउइंग द कंक्रीट टू, आपको याद रखना है प्रिंसिपल इसका क्या है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, इनकी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन क्या अचीव हो रहा है, या डेंसिटी। अब देखो क्या होता है, ये जो आपको एपरेटस दिख रहा है, इसमें देखो, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अपर कोनिकल, ऊपर, ये नीचे जो है लोअर कोनिकल, ऊपर बीच में कोनिकल वर्ड होता है, कोनिकल क्योंकि ये कोन जैसा है, और नीचे जो होता है सिलेंडर होता है, ठीक है। अब वैसे तो आपको इनके डायमेंशन पूछता नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना, डायग्राम में दिख रहा है आपको,
अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर नीचे ये जो है ना, यहाँ पर गेट लगा होता है ऐसे, ट्रैप डोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप डोर। कौन सा डोर, ट्रैप डोर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर कंक्रीट सबसे ऊपर वाले अपर कॉनिकल ऊपर के अंदर कंक्रीट भरोगे फर्स्ट, ठीक है। इसको कंप्लीटली जैसे ही फिल हो जाएगा, इसका जो है ट्रैप डोर आप ओपन कर दोगे तो कंक्रीट यहाँ से क्या होगी, नीचे गिरेगी इसके अंदर। कंक्रीट यहाँ से क्या होगी, नीचे गिरेगी। अब नीचे गिरेगी तो कैसा होगा, गिरेगी, आप एक तो फिल करो तो आप क्या होगा, आराम आराम से फिल करो, लेकिन गिरेगी तो एकदम पूरी कंक्रीट नीचे गिरेगी, कुछ ऊपर चिपक के रह जाएगी। तो ये जब पूरी गिर गई तो उसके बाद जैसे पूरी गिर जाएगी, आपको इसको, इस गेट को भी, अब ट्रैप डोर को, इसको भी आपको क्या करना, ओपन करना। तो ये जो नीचे सिलेंडर है, जिसका कि आपको वॉल्यूम पता है, क्यों वॉल्यूम पता है कि डायामीटर ये लिख रखा है, 150 mm डाया होता है और 300 mm हाइट होती है, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते। तो इसके अंदर ये जो कंक्रीट है अंदर, अब इसके अंदर गिरेगी। अब इसके अंदर गिरेगी तो कंक्रीट हो सकता है या तो पूरी पूरी अंदर चली जाए, और या फिर क्या हो जाएगा, अगर ये कंप्लीटली पहले फिल हो गया तो बाहर गिर जाएगी, ठीक है। तो कंक्रीट क्या हो जाएगी, बाहर गिर जाएगी। अब ये जो कंक्रीट इसके अंदर है, क्या आपने कॉम्पैक्ट करी, नहीं करी, ये जो था ऑटोमेटिक हुआ, सेल्फ कॉम्पैक्ट क्योंकि 200 mm की हाइट से गिरती है। 200 mm एक बार यहाँ गिरी, फिर 200 mm आप हाइट से यहाँ से गिरी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेल्फ कॉम्पैक्शन हुआ इसका। तो हो सकता है सेल्फ कॉम्पैक्शन, और एक होता है मैन मेड कॉम्पैक्शन। मैन मेड कॉम्पैक्शन में आप क्या होता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, सेल्फ में, ऑटोमेटिक में इतना नहीं होता। तो जो कंक्रीट है इसमें कुछ मास आया, मान लो ये मास था m1, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, आपको क्या मिल जाएगी, डेंसिटी, ठीक है। तो ये मिल गया आपको ρ1। फिर आप क्या करोगे, इसको सिलेंडर को पूरा खाली करोगे उसी कंक्रीट का, यानी कि उसी सेम कंक्रीट से। अब आप क्या करोगे, इसको कंप्लीटली फिल करोगे, यानी कि अब आप करोगे फुली कॉम्पैक्ट, ठीक है। ये तो थी m1 जब था तब कैसा था कंक्रीट, पार्शियली कॉम्पैक्ट, कैसा था, पार्शियली कॉम्पैक्ट। अब आप क्या करोगे, इसको कंप्लीटली फिल करोगे और फुली कॉम्पैक्ट करोगे, तब आपको जो मास मिलेगा वो m2 मिलेगा, वॉल्यूम सेम है, तो m2 अपॉन v आ जाएगा ρ2। तो ये जो रेशियो है ρ1 अपॉन में ρ2, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर, रिप्रेजेंट करते हैं CF से। क्या है, ये जो रेशियो है डेंसिटी ऑफ सेल्फ या पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द डेंसिटी ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज नोन एज कॉम्पैक्शन फैक्टर। कैसे करते हैं हमने देख लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे जाके वापस देख लेना। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या बोलता है, ठीक। तो यहाँ तक देख लिया था सेकंड पॉइंट तक। थर्ड पॉइंट क्या है, द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन रेफर्ड एज कॉम्पैक्शन फैक्टर। अपन ने अभी देखा कॉम्पैक्शन फैक्टर इज देन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रेशियो। डेंसिटी रेशियो हम देखा था ρ1 अपॉन ρ2। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग द टेस्ट एंड द डेंसिटी ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। यानी कि डेंसिटी ड्यूरिंग द टेस्ट कैसे होगी, पार्शियली कॉम्पैक्टेड जो कंक्रीट होगी कैसे होगी, पार्शियली कॉम्पैक्टेड होगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द, सबसे पहले देखा अपर कॉनिकल ऊपर में, एंड इट इज अलाउड टू फॉल इन द लोअर वन बाय ओपनिंग द ट्रैप डोर एंड फर्दर इनटू द सिलेंड्रिकल जार प्लेस्ड एट द बॉटम। मास ऑफ द कंक्रीट फिल्ड इन द इलेक्ट्रिकल जार इज नोटेड। यस, अब इलेक्ट्रिकल इसलिए लिखा क्योंकि इस पर मेजरमेंट का तरीका होता है, कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, तो उससे वो मास अपने को बता देता। और सिलेंड्रिकल जार इसलिए क्योंकि शेप उसका सिलेंडर का। Cylindrical jar is completely emptied and it is again refilled by the same sample of concrete which is fully compacted। मैंने आपको ये बताया। फिर देखो, mass of fully compacted concrete is noted, refer to the workability of concrete in terms of compaction factor। तो compaction factor या density ratio जो है कैसे है, density of concrete during test upon density of fully compacted concrete, या यहाँ पर लिखा हो सकता है partially compacted concrete भी हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग टेस्ट या पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, या आप मास भी ले सकते हैं, यानी कि m1 अपॉन में m2, ये भी आप ले सकते हो। तो उससे जो आपको वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलोगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड टेस्ट में। थर्ड टेस्ट जो होता है फ्लो टेबल टेस्ट। ये कौन सा है, इसका नाम क्या, फ्लो टेबल टेस्ट। अब ये किसके लिए कर सकते हैं, ये देखो, इट इज यूज टू फाइंड द वर्केबिलिटी ऑफ हाईली वर्केबल कंक्रीट। देखो, अभी तक जो थे वेरी हाई के लिए दोनों ही टेस्ट एप्लीकेबल नहीं थे, वेरी हाई के लिए दोनों ही एप्लीकेबल नहीं थे, सिर्फ हाई तक के लिए, तो जबकि स्लम्प वाला तो सिर्फ मीडियम तक के लिए था, वो हाई के लिए भी नहीं था। तो ये जो है जनरली वेरी हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि बहुत ज़्यादा जिनकी स्लम्प वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है उनके लिए काम का है, यानी कि जहाँ पर स्लम्प और कॉम्पैक्शन फैक्टर नहीं कर सकते वहाँ पर भी ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसा है, देखो, ये देखो फ्लो टेबल में क्या होता है, ये नीचे जो टेबल है, ठीक है,
टेबल है, इसका जो टेबल होता है ये 76 सेंटीमीटर डाया होता है, 76 सेंटीमीटर इसका डाया होता है। इसके ऊपर ये देखो फ्रस्टम रखा हुआ है, ये फ्रस्टम जो है उसी का शेप कैसा है इसका, एज इट इज सेम है स्लम्प कोन का, लेकिन इसके डायमेंशन है वो आपके अलग अलग है। डायमेंशन स्लम्प कोन जैसे नहीं है, इसके डिफरेंट है, लेकिन जो शेप है एज इट इज स्लम्प कोन जैसा है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके अंदर कंक्रीट फिल करोगे, कंप्लीटली जैसे फिल हो जाएगा आप इसको स्लम्प कोन का जो एपरेटस है, जो कोनिकल फ्रस्टम है, इसको आप यहाँ से ऊपर उठाओगे, यानी कि यहाँ से लिफ्ट करोगे। लिफ्ट करने के बाद ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट यहाँ पर रह गई। अब इस कंक्रीट को, अब इस टेबल को आपको क्या करना है, 15 सेकेंड में 15 बार ऊपर नीचे करना है, 15 बार लिफ्ट करना है एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप कितना, 15 सेकेंड में 15 बार, ठीक है। अब उससे क्या होगा, कंक्रीट क्या होगा, वाइब्रेट होगा और कंक्रीट क्या होगा, फैलेगा। तो कंक्रीट जो होगा नया, जो अब कंक्रीट पहले तो यहाँ तक की थी कंक्रीट, अब जो कंक्रीट थी, अब मान लो ऐसा कोई शेप ले लिया उसने कंक्रीट ने, अब क्या ले लिया, ऐसा कोई शेप ले लिया, तो आपको 6 डिफरेंट डायरेक्शन में, सिर्फ डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डाया मेजर करना है। क्या मेजर करना है, डायामीटर मेजर करना है, और फिर आपको एवरेज लेना है। तो जो 6 है, मान लो एक में गया 20 सेंटीमीटर, एक में गया मान लो 40 सेंटीमीटर, एक में गया मान लो 35 सेंटीमीटर, एक में मान लो 45 चला गया, एक में मान लो 50 चला गया, और एक में मान लो 60 सेंटीमीटर। ये 6 अलग अलग डायरेक्शन में इतना कंक्रीट गया। तो सबको आपको जोड़ना है, 60, 95, 140, 190 एंड 250। तो 250 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 42 के लगभग, 42 सेंटीमीटर इसका एवरेज डाया आ जाएगा। कितना आ गया एवरेज डाया जो है, इनकी एवरेज जो है 6 डायरेक्शन का एवरेज जो आ रहा है 42 सेंटीमीटर के डाया में ये बिखर गई है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब वापस देख लेते हैं एक बार अपन कैसे करते हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोर टेबल सर्कुलर इन प्लान हैविंग द डायमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर एंड अ मेटेलिक मोल्ड इन शेप ऑफ फ्रस्टम। याद रखना शेप कैसा होता है, कोनिकल नहीं, इसको फ्रस्टम शेप बोलते हैं। हैविंग बॉटम डायमीटर, अब ये जो मैंने बोला आपको स्लम्प कोन और इसका अलग अलग होता है, तो बॉटम डायमीटर इसका जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, टॉप डायमीटर 17 सेंटीमीटर एंड हाइट जो होती है 12 सेंटीमीटर। वहां तो क्या था, 10, 20 और 30 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 17, 25 और 12 ऐसा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बॉटम डायमीटर 25 सेंटीमीटर होता है, टॉप डायमीटर 17 सेंटीमीटर एंड हाइट जो होती है 12 सेंटीमीटर होती है। अब मेटेलिक मोल्ड जो है बीचों बीच में रखा हुआ सेंटर में, मेटेलिक मोल्ड इज सेंटर्ड ओवर द फ्लोर टेबल एंड कंक्रीट टू बी टेस्टेड इन इट इन 2 लेयर्स। इसके अंदर कितने लेयर में बननी है, स्लम्प कोन में हमने देखा 4 लेयर, हर लेयर जो टैंपिंग करना था 25 बार, लेकिन यहाँ पर 2 लेयर में फिल करनी है, यानी कि फ्लोर टेबल में 2 लेयर एंड मोल्ड इज कम्प्लीटली फिल्ड, इट इज रिमूव्ड इमीडिएटली रिमूव करना है। एंड टेबल इज रेज्ड एंड ड्रॉप्ड बाय 12.5 mm। कितनी बार, तो हाइट जो है हर बार कितनी है, आपको कितनी हाइट से ऊपर उठाना है, 12.5 mm से कितनी बार, 15 बार। कितने टाइम में, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में 15 बार उस टेबल को 12.5 mm से ऊपर उठाना है, फिर गिराना है। वो गिर तो अपने आप जाएगी, आप ऊपर उठा के छोड़ दो, तो ऊपर उठाना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंक्रीट होगी, बिखर जाएगी। कंक्रीट जो बिखरेगी कितने में बिखरेगी, 6 डायरेक्शन में आपको उसका मेजरमेंट करना है, अलग अलग 6 डायरेक्शन में मेजर करना है सेंटर से। वर्केबिलिटी ऑफ द सैंपल इन द टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फ्लो परसेंट। अब इसमें किस में रिप्रेजेंट होती है, फ्लो परसेंट, या इसको बोलते हैं फ्लो वैल्यू, विच इज डिफाइंड एज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एवरेज। अब तो पहले जो था, पहले जितना में पहले कितना डाया था, आप देखोगे जनरली तो हाइट उसकी मोल्ड जो था, बॉटम डायमीटर कितना था, 25 सेंटीमीटर। पहले मान लो उसका 25 सेंटीमीटर था, लेकिन अब वो 25 से बढ़ के मान लो उसका एवरेज जैसे अपने 40 आया, 42 आया, मान लो अगर 50 आ जाता तो 50 आता, इनकी उसका एवरेज वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया, वो 100% इंक्रीज हो गया, 100%। जितना था उसका डबल हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 100% का इंक्रीज हो गया इनकी। तो अपने जो है स्प्रेड कितना हुआ वो अपने को देखना है। तो फ्लो वैल्यू जनरली जो होती है 0 to 150% के बीच में जाती है। तो फ्लो वैल्यू का फॉर्मूला देखो, स्प्रेड ऑफ कंक्रीट -25 डिवाइडेड बाय 25 into 100, यानी कि 50, मान लो 50 गया, 50 - 25/25 into 100, तो ये कितना आएगा, 25/25, यानी कि 100% इसकी फ्लो वैल्यू आ जाएगी। तो फ्लो वैल्यू का फॉर्मूला कैसे है, स्प्रेड ऑफ कंक्रीट 6 अलग अलग डायरेक्शन में जो उनका एवरेज लिया, वो वैल्यू -25 डिवाइडेड बाय 25 into 100 जो होगा आपका क्या आ जाएगा, फ्लो
वैल्यू आ जाएगा। तो ये फ्लो टेबल टेस्ट किसके लिए, वेरी हाई वाली कॉन्क्रीट के लिए। इसका जो फ्रस्टम होता है उसका जो टॉप डायमीटर होता है 25 सेंटीमीटर होता है, बॉटम 17 सेंटीमीटर और हाइट जो होती है 12 सेंटीमीटर। डोंट कंफ्यूज विथ स्लम्प कोन टेस्ट। ठीक है, उसका जो होता है टीबीएच कितना होता है 10 20 30 सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, 15 सेकेंड में 15 बार गिराना है और उठा के गिराना है। उठाना कितना है 12.5 mm से, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टेस्ट है 4th नंबर वीबी कंसिस्टोमीटर। अभी तक देखो वेरी लो के लिए तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर लो पहुंच गया तो वीबी कंसिस्टोमीटर जो है अपने सबसे कम जिसकी वर्केबिलिटी होगी उसके लिए काम कर। इट कंसिस्ट ऑफ है। अब इसमें होता क्या है, ये देखो, ये जो है एक इस सिलेंड्रिकल जार है, ये सिलेंड्रिकल जार दिख रहा है आपको। इसके अंदर आपने ये जो एक स्लम्प कोन रखा हुआ, ये जो है सेम टू सेम स्लम्प कोन है, यानी कि इसका जो है पीपीएच कितना है 10 20 और 30। मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एसएससी में 4 से 5 बार सिर्फ स्लम्प कोन के डायमेंशन पूछा, 10 20 और 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसके अंदर कॉन्क्रीट आपको फिल करनी है। अब कॉन्क्रीट फिल करोगे, फिर जैसे इसके अंदर कंप्लीटली कॉन्क्रीट फिल हो जाए इसके बाद इसको आप रिमूव कर दोगे, यानी कि जो स्लम्प कोन है उसको आप वहां से हटा लोगे। हटाने के बाद अब जो कंक्रीट का शुरुआत में शेप ऐसा था कोन जैसा, अब आप जैसे इसको हटाओगे और फिर यहाँ पर आप क्या कर दोगे, वाइब्रेशन ऑन कर दोगे। ये देखो आपको दिख रहा है रोटेटिंग आर्म, ये वाइब्रेशन टेबल के ऊपर है। तो वाइब्रेशन वीबी जो टेबल है एक्चुअली वाइब्रेशन टेबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर वाइब्रेशन, यानी कि अब जो कॉन्क्रीट है वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होकर मान लो कॉन्क्रीट ने जो नया शेप लिया, पहले तो ऐसा शेप था, पहले ऐसा शेप था, अब जो है कॉन्क्रीट ने ऐसा शेप ले लिया, तो ऐसा यानी कि यूनिफॉर्म शेप ले लिया। तो जब वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म यानी कि शेप अटेंड कर लेगा, वो जो टाइम होगा वो सेकेंड्स में, उसको हम लोग बोलते हैं वीबी टाइम। देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वाइब्रेटरी टेबल ओवर विच सिलेंड्रिकल जार इज प्लेस्ड। देखा था सिलेंड्रिकल जार प्लेस्ड हैविंग मेटेलिक मोल्ड इन इट, उसके अंदर मेटेलिक मोल्ड था, इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम with the bottom diameter 20 centimeter, top diameter 10 centimeter and height 30 centimeter, same as slump cone as it is, अपन ने यही बोला। अब जो है कॉन्क्रीट जो टेस्ट करनी है, कॉन्क्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन द मेटेलिक मोल्ड इन 2 layers। कितने लेयर में, 2 लेयर में फिल करनी। एंड व्हेन द मोल्ड इज कंप्लीटली फिल्ड इट इज रिमूव्ड इमीडिएटली अलोंग विद द सब्सिक्वेंट इनिशिएशन ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि अब देखो स्लम्प कोन में 4 लेयर में भरा था अपन ने, फ्लो टेबल में 2 लेयर में, और वीबी कंसिस्टोमीटर में भी 2 लेयर में भरना है, इनके वही टैंपिंग 25 टाइम्स। और जैसे ही आपने मोल्ड को वहां से रिमूव करा, आपको वाइब्रेशन स्टार्ट कर देना है, बटन स्विच होता है, स्विच ऑन कर देना, आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं। फिर टाइम रिक्वायर्ड बाय द कॉन्क्रीट सैंपल टू एज्यूम द सिलेंड्रिकल शेप इज नोटेड। देख लो सिलेंड्रिकल शेप जब उसका ले लेगा, पहले उसका कैसा कोनिकल शेप है, फिर उसने जब सिलेंड्रिकल शेप अटेंड कर लिया इज रेफर्ड एज वीबी डिग्री विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। टाइम क्या आपको नोट करना है, टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, किसमें, सेकेंड्स। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट हैविंग लो वर्केबिलिटी एंड इज नॉट यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट हैविंग स्लम्प वैल्यू ग्रेटर देन 50 mm। यानी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ लो या वेरी लो के लिए ही काम का, इससे ऊपर वाले के काम का नहीं। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन से ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन होने के चांसेस है। अगर ज्यादा वर्केबिलिटी होती है तो उसको अगर आप वाइब्रेट कराओगे तो उस पर सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये है अपने चारों टेस्ट हो गए। अब ये जो टेबल है इसमें अभी तक अपन ने जो अलग अलग वर्केबिलिटी के नाम लिए, जो टेस्ट लिए, इन सब टेस्ट का कंपैरिजन है आपस में। फ्लो टेबल वाला यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो इन सबसे ऊपर आएगा, वो भाई साहब इनके बाद की चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूज ऑफ वर्केबिलिटी फॉर डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशन। यानी कि एक तरफ आपको दिख रहा है कि इधर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी दे रखा है, इधर कंसिस्टेंसी दे रखा है, स्लम्प कितना होना चाहिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना है उनका, वीबी डिग्री क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कहाँ पर यूज ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। मैक्सिमम जो वर्केबिलिटी में से क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी टेबल में से। मैक्सिमम अगर आपका वर्केबिलिटी में से अगर एक क्वेश्चन बनता है तो उसके 99% चांस है कि वो इसी टेबल से। ठीक है, तो अभी तक अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब ध्यान दें। ठीक है, पहला क्या है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली लो बोलते हैं। एक्सट्रीमली लो की कंसिस्टेंसी क्या मानी जाती है, मॉइस्ट अर्थ या फिर वेरी स्टिफ। क्या मानी जाती है, मॉइस्ट अर्थ या फिर वेरी स्टिफ। स्लम्प वैल्यू 0 होती है। स्लम्प वैल्यू क्या होती है, 0 वैल्यू। स्लम्प देखो mm में दे रखा है, स्लम्प वैल्यू क्या होती है, 0। फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो आएगा, यानी कि डेंसिटी रेशियो जो आएगा वो आता है इसका 0.65 से 0.7 के बीच में, और वीबी डिग्री जो आएगा ग्रेटर देन 20 सेकेंड आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये जो होगा, पार्टिकल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट आर एडेसिव
बट कॉन्क्रीट डज नॉट क्लॉट रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन। रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन क्यों? क्योंकि पानी वगैरह बहुत कम है इसमें, ठीक है। अब यूज लेना आपको प्री कास्ट पेविंग स्लैब्स में, यानी कि फैक्ट्रीज में ही काम में लेना आपको। जनरली फील्ड में आप इसके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि वर्केबिलिटी बहुत ही कम है। फिर है जो वेरी लो वाले को हम लोग वेरी ड्राई या फिर स्टिफ बोलते हैं। पहला वाला था मॉइस्ट अर्थ, फिर अब आया वेरी ड्राई या स्टिफ। इसका जो स्लम्प वैल्यू होता है 0 से 25 mm के बीच में होता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.7 से 0.8 के बीच में, और वीबी डिग्री 12 to 20। ये जो कॉन्क्रीट है हैज कंसिस्टेंसी ऑफ स्टिफ होता है। आपको रोड में काम में लेना है जहां पर आप पावर वाइब्रेटर काम में ले सकते हो एज ए कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट। कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट आप क्या ले सकते हो? पावर वाइब्रेटर। आपको ये एक एक चीजें याद रखनी है इस टेबल की। फिर आता है थर्ड नंबर पे लो वर्केबिलिटी, यानी कि ड्राई या स्टिफ प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं है, स्टिफ प्लास्टिक। ऊपर वाला सिर्फ स्टिफ, ये स्टिफ प्लास्टिक, इससे नीचे है प्लास्टिक। तो ड्राई 25 से 50 mm स्लम्प होगा, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.8 से 0.85। वीबी डिग्री जो है 6 to 12 सेकेंड्स आएगा। अब ये जो कॉन्क्रीट है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? स्टिफ प्लास्टिक होगी, स्टिफ प्लास्टिक। मास कॉन्क्रीटिंग, यानी कि जहां पर मास कॉन्क्रीटिंग यानी बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट काम में ले रहे हो वहां पे, या फिर लाइट रीइंफोर्स्ड सेक्शन या रोड्स जहां पर हैंड वाइब्रेटर। देखो ऊपर वाले में पावर वाइब्रेटर था, यहाँ पर हैंड वाइब्रेटर। क्यों? क्योंकि पानी इंक्रीज हो गया, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो गई, उससे क्या होगा? सेग्रीगेशन के चांसेस रहते हैं अगर आप वाइब्रेटर मजबूत काम में लोगे। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसके साथ लाइट रीइंफोर्स्ड सेक्शन का क्या मतलब है, और यहाँ पर लाइट रीइंफोर्स्ड में ही ये काम में क्यों लेते हैं? देखो बेटा, लाइट रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब है जहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो है, स्टील जो है, उसका जो वॉल्यूम है कम है। अब लाइट रीइंफोर्स में इसको काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो लाइट रीइंफोर्स में जो कॉन्क्रीट जो रीइंफोर्समेंट होंगे या जो स्टील के बार्स होंगे, उनके बीच में गैप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो कॉन्क्रीट है ये फ्लो तो होने से रही, कॉन्क्रीट आसानी से वहां तक पहुंच जाएगी। अगर सरिये पास पास में होंगे तो कॉन्क्रीट क्या होगा? वर्केबिलिटी कम होने की वजह से वहीं बीच में अटक जाएगी, और बीच बीच में क्या हो जाएगा? खाली जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं हनी कॉम्बिंग। अगर मैं इसको हैवी रीइंफोर्स में काम में लूंगा तो वहां पर मेरे हनी कॉम्बिंग के चांसेस, यानी कि बीच बीच में क्या रह जाएगी? खाली जगह। तो क्या हो जाएगी? मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है मीडियम वर्केबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। स्लम्प वैल्यू होती है 50 to 100 mm, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.85 से 0.95, और वीबी डिग्री जो होता है 3 to 6 सेकेंड। अब ये जो कॉन्क्रीट है कैन बी शेप्ड इनटू बॉल बिटवीन पाम्स ऑफ हैंड, यानी कि आप हाथों में लेके ऐसे इस कॉन्क्रीट की उंगलियों के बीच में नचा के उसको बॉल बना सकते हैं। यानी कि अब ज्यादा वर्केबिलिटी का होगी, काफी ज्यादा होगी। आपको कहाँ काम में लेना है? देख लो, हैविली रीइंफोर्स्ड आ गया, फ्लैट स्लैब आ गया, और यहाँ पर आपको वाइब्रेटर कैसा काम में लेना? मैनुअल वाइब्रेटर काम में लेना है, ठीक है। अब इसमें जनरली सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है 65 mm आपको कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी देके पूछते हैं कि वो कौन सी है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछते हैं, ऑप्शन में देते हैं प्लास्टिक, स्टिफ प्लास्टिक या ड्राई, ऐसे ऑप्शन में देंगे। तो आपको याद रखना है प्लास्टिक होता है और मीडियम वर्केबिलिटी होता है। अब फिर आता है हाई वर्केबिलिटी। हाई वर्केबिलिटी ये लगभग फ्लो करने जैसा हो गया, सेमी फ्लूइड या फ्लोइंग। इसका जो स्लम्प वैल्यू आता है 100 to 175, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.95 से 1 के बीच में रहता है, और वीबी डिग्री जो आता है 0 से 3। कॉन्क्रीट कैन बी शेप्ड इनटू बॉल बिटवीन पाम्स ऑफ हैंड, सेग्रीगेशन इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। आरसीसी विद कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट, यानी कि जहां पर वाइब्रेशन नहीं कर सकते, यानी कि कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते, वहां पर इसको काम में लेना। अब कभी कभी आपको कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की 3 वैल्यू याद रखनी। एक वैल्यू आपको रखनी 0.95, एक रखनी है आपको 0.92, ठीक है। दो दो वैल्यू याद रखना। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.95 है तो वो कैसा है? हाई कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, ठीक है। अगर 0.92 से 0.95 के बीच में तो मीडियम, और लेस देन 0.92 है तो आपको क्या हो जाएगा? वो लो। आपको ये 3 भी याद रखना। हाईली कॉम्पैक्शन कब होगा? जब 0.95 से ज्यादा वैल्यू होगी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की, 0.92 से 0.95 के बीच में हुई तो मीडियम, और 0.92 से कम हुई तो लो। आपको ये 3 याद रखना है। फिर आता है एक्सपोजर कंडीशन फॉर आरसीसी एंड पीसीसी वर्क। अब इसका मतलब क्या है कि आप जो सीमेंट कंक्रीट आपने बनाया है, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें आपने रीइंफोर्समेंट काम में नहीं लिया, और आरसीसी मतलब जिसमें आपने स्टील बार्स काम में लिए या रीइंफोर्समेंट काम में लिया। अब अलग अलग कंडीशन हो सकती है, या तो आपका घर के अंदर आपने कंक्रीट लिया यानी कि इनसाइड, आप उसको घर के बाहर की तरफ काम में ले सकते हैं। एक आप उसको ग्राउंड के अंदर काम में ले सकते हैं, एक आप ग्राउंड के ऊपर काम में ले सकते हैं।
एक आप उसको बहते हुए पानी में काम में ले सकते हो, एक आप ठहरे हुए पानी में ले सकते हो, एक आप समुद्र के किनारे ले सकते हो, यानी कि अलग अलग डिफरेंट एक्सपोजर मिल रहे हैं, यानी कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन मिल रही है। तो उन एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से आईएस कोड आईएस 456, कौन सा आईएस 456 2000 ने ये एक टेबल दी है, कोड में है, आपको ये टेबल एज इट इज याद करनी है कि कैसा एक्सपोजर कंडीशन होगा। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपको कितना लेना, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए आरसीसी और पीसीसी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल से भी क्वेश्चन आ, अब ये इसकी यहाँ कंक्रीट में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आरसीसी में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस होने की वजह से मैं इसको यहाँ पर भी इंक्लूड कराया। तो माइल्ड, अगर एक्सपोजर कैटेगरी माइल्ड होगी यानी कि उसको लिखा क्या, अब वो क्या होगा, एग्जामिनर क्या होगा, आपको एक्सपोजर कैटेगरी ऐसे नहीं देगा कि माइल्ड है, आपको वो दे देगा डिस्क्रिप्शन वाला कोई पोर्शन। तो आपको याद करना, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एक्सप्रेसिव कंडीशन, यानी कि घर के अंदर है जनरली, वेदरिंग से प्रोटेक्टेड कहाँ होगा, घर के अंदर यानी कि इनसाइड पोर्शन में, एक्सेप्ट इट लोकेटेड इन कोस्टल एरिया, यानी कि कोस्टल एरियाज में ये लोकेटेड नहीं होगा, घर के अंदर भी होगा तो भी कोस्टल एरियाज में नहीं होगा। तो मिनिमम ग्रेड होगा यानी कि M20, यानी कि इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आरसीसी का जो मिनिमम ग्रेड होता है वो कितना होता है, M20 ही होता है। ठीक है, फिर आता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, केजी पर मीटर क्यूब में आपको मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट लेना है वो आपको 300 केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर कंक्रीट बनाने के लिए मिनिमम 300 केजी सीमेंट आपको चाहिए आरसीसी के लिए, और मैक्सिमम जो वाटर सीमेंट रेशियो ले सकते हैं 0.55 ले सकते हैं। और अगर पीसीसी की बात करेंगे तो पीसीसी में ऐसा कोई ग्रेड नहीं है, ठीक है, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है 220 केजी, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब होगा, तो 220 केजी ले सकते हैं 1 मीटर क्यूब, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.6। फिर आता है सेकंड जो आता है एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट। अब मॉडरेट क्या होती है, अब देखो, शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग, यानी कि है तो बाहर लेकिन जो रेन वगैरह है उससे, सीवियर रेन वगैरह से वो क्या है, शेल्टर्ड है, यानी कि शेड में है, कंटिन्यूसली अंडर वाटर, पानी के अंदर कंटिन्यूसली है, बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल, जो सॉइल है वो सल्फेट अटैक वगैरह कम होगा, उस सॉइल में सल्फेट वगैरह नहीं है, और ग्राउंड वाटर और शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट्स इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में भी जो सॉल्ट्स वगैरह है उससे शेल्टर्ड है यानी कि बची हुई। तो यहाँ पर आपको मॉडरेट में मिनिमम ग्रेड है आरसीसी के लिए M25, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 केजी पर मीटर क्यूब, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, और पीसीसी के लिए ये कंडीशन हो जाएगी M15, 240 और 0.6। फिर आता है सीवियर, सीवियर में ये देखो, अभी तक ये कि पिछले वाला क्या था, सबसे पहले वाला तो था रेन से प्रोटेक्टेड, दूसरा वाला सीवियर रेन से प्रोटेक्टेड, तीसरा जो है अब सीवियर रेन को एक्सपोज हो गया, यानी कि ऑल्टरनेट वेटिंग एंड टाइम। एक तो कंडीशन होती है आप हमेशा क्या है कि अगर कोई चीज हमेशा सूखा होगा या हमेशा गीला होगा वो ज्यादा सेफ रहेगा एज कंपेरिजन टू कभी गीला कभी सूखा, कभी गीला कभी सूखा, यानी कि जैसी मौसम, अगर आपको एक दिन तो तेज सर्दी पड़े दूसरे दिन तेज गर्मी पड़े तो आप सहन नहीं कर पाओगे, ये कंक्रीट के साथ भी होता है कि कभी गीला कभी सूखा, इससे भी सहन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपके जो मौसम है अगर जैसे अभी चेंज हो रहा है वैसे ना होके एकदम एक दिन कभी गर्मी पड़ गई, एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई, एक दिन बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, अगर ऐसा होगा तो आप क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो वैसे को वैसे क्या होता है, कंक्रीट भी परेशान हो जाता है जब ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होती है। ठीक है, एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, यानी कि कोस्टल एनवायरनमेंट अब एक्सपोज है कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, अब समुद्र के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड है तो इसका भी फर्क पड़ता है। और वो वाला पिछले वाला कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर था, वाटर नॉर्मल वाटर, और सी वाटर में क्या फर्क होता है, सॉल्ट्स का, तो सी वाटर में सॉल्ट्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे के लिए सीवियर के लिए M30 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 320 मिनिमम सीमेंट हो गया कंटेंट, 0.45 उसका आपको मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड जो है M20 पीसीसी के लिए, और 250 केजी और 0.5। फिर आता है वेरी सीवियर, अब ये जो है एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, यानी कि अब जो है पानी के छींटे आ रहे हैं, कौन से वाले, समुद्र के, यानी कि समुद्र की लहरें टच हो रही है इससे, यानी कि अब ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग किसका होगा, सी वाटर से, पिछली बार तो रेन से हुआ, अब इस बार होगा ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सी वाटर से, ये और ज्यादा खतरनाक है। या फिर कोरोसिव फ्यूम्स यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर है, या फिर बरीड अंडर एग्रेसिव सब सॉइल और ग्राउंड वाटर, यानी कि जहां पर सल्फेट अटैक होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा। तो M35 मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, 340 सीमेंट कंटेंट और 0.45 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, पीसीसी के लिए M20 हो जाएगा 260, 0.45। फिर आता है एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है, मेंबर्स इन टाइडल जोन, या जहां पर टाइड्स बहुत ही ज्यादा आ गई, और इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद लिक्विड और सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स, यानी कि केमिकल फैक्ट्रीज
में अगर बात करें जहाँ जिन फैक्ट्रीज में केमिकल्स बनते हैं वहाँ पर कंडीशन कैसी होती है, एक्सट्रीम। मिनिमम ग्रेड हो गया M40 360, मिनिमम वाटर सीमेंट कंटेंट हो गया 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो, और P60 M25 280 एंड 0.4। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये दोनों टेबल जो है, डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशन वाली, वर्केबिलिटी वाली और एक्सपोजर कंडीशन वाली, दोनों ही टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पूरे लेक्चर में या पूरे कॉन्क्रीट में कह सकते हो जो मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने के इन्हीं दो टेबल से आते हैं, मैक्सिमम चांसेस है ना। फिर आता है, हमने टेस्ट पढ़ लिए कौन कौन से, हमने हार्डन कॉन्क्रीट पे पढ़ लिए, फ्रेश कॉन्क्रीट पे पढ़ लिए, लेकिन हमने जो टेस्ट पढ़े वो सारे थे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कैसे थे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि कंक्रीट को किसी न किसी से नुकसान पहुंचा था। चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करा तो हमने क्यूब तोड़ा, वो कंक्रीट दोबारा काम नहीं आ सकती। चाहे स्लम्प कोन करा तो वो जो कंक्रीट थी उसका इनिशियल सेट टाइम हो जाएगा तब तक, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता आधा घंटा, तो वो कंक्रीट भी बेकार हो जाएगी, यानी कि कंक्रीट जो थी अपनी खराब होगी। लेकिन अब जो टेस्ट है उससे अपनी कंक्रीट जो होगी खराब नहीं होगी, यानी कि हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे। तो अगर फ्रेश कंक्रीट पे है तो फ्रेश कंक्रीट पे मैच्योरिटी टेस्ट, अब मैच्योरिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम लिखा हुआ, कोई अलग नहीं। सेकेंड जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट फ्रेश कंक्रीट पे। ये टेस्ट जो है एज इट इज करते हैं जैसे अपन हार्डन कंक्रीट में, अपन तो इसको हार्डन में पढ़ लेंगे, तो ये दोनों चीज हो गई। फिर देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑन हार्डन कंक्रीट। सबसे पहले होता है सीमेंट रिबाउंड हैमर टेस्ट या रिबाउंड हैमर टेस्ट जो होता है। अब ये करते कैसे, देखो पहले इसका डायग्राम देखो। अब ये देखो क्या होता है कि ये कंक्रीट सरफेस है, ये वाला कंक्रीट सरफेस, इसके अगेंस्ट इस रिबाउंड हैमर को आप लगाओगे, ठीक है। इसको आप पीछे से, यहाँ स्प्रिंग लगी, इसको आप पीछे से, इसको जैसे इंजेक्शन नहीं होता, आप उसको पीछे से प्रेस करते हो तो वो सुई अंदर तक चली जाती है, तो सुई के अंदर जो भी भरा हुआ होता वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, ये पीछे जो है यहाँ पे रिंग स्प्रिंग लगी हुई है, तो आप जैसे इसको कंप्रेस करोगे, पीछे से दबाओगे, तो ये जो होगा इसके दीवार जो है, कंक्रीट सरफेस जो है, इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, कंक्रीट सरफेस पे फोर्स लगाएगी। और जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया तो ये वापस से पीछे आ जाएगा, फिर वापस से पीछे आ जाएगा। ये जो रिबाउंड मास है ये वाला, ये भाई साहब वापस से क्या आता है, पीछे आ जाता है। पहले क्या होगा, आगे जाके टकराएगा, फिर ये वापस आ जाएगा पीछे। अब ये पीछे कितना आया, जैसे आप इसको दबाओगे तो पूरा प्रेशर के साथ आगे जाएगा और फिर ये वापस पीछे आएगा, इससे टकराते हैं हाथ तो हाथ। अब ये टकरा के वापस कितना आया, यहाँ पर आपने एक दिख रही है आपको ये स्केल लगी हुई है, तो स्केल पे आपको पता चल जाएगा कि वापस ये कितना आया है। तो जितना ज़्यादा वापस आएगा वो शो करता है कि जो कंक्रीट है वो हार्ड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर कम आएगा इसका मतलब कंक्रीट जो है सॉफ्ट है। आप किसी भी चीज़ को फेंक के देखो, जैसे आपने बॉल फेंकी, एक तो मिट्टी में फेंक के देखो, एक हार्ड सरफेस पे फेंक के देखो, तो बॉल वापस ज़्यादा कहाँ से आती है, हार्ड सरफेस। क्यों, क्योंकि वो रिबाउंड वहाँ से जितना हार्ड होगा उतना ज़्यादा उसको वापस रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है, कंक्रीट जितना ज़्यादा हार्ड होगा इसको रिएक्शन देगा, तो ये जितना उतना ज़्यादा आएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट है, कंक्रीट हार्ड है। हार्ड होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो करते कैसे हैं, देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ रिबाउंड मास दैट स्लाइड्स ओवर द स्प्रिंग कंट्रोल्ड प्लंजर, अपन ने देखा उसी के ऊपर था, इनसाइड द ट्यूबुलर हाउसिंग, पूरा उस एक ट्यूब के अंदर सब कुछ पैक था। व्हेन द हैमर इज प्लेस्ड, ये प्लेस्ड नहीं होगा, प्रेस्ड होगा, प्रेस्ड against the concrete surface, rebound mass strikes with it and retracts against the force of spring carrying the rider along with it, displacement of which can be measured over the scale। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट में स्केल पे पता चल जाएगा कि वापस कितना आया। दिस मूवमेंट ऑफ द रिबाउंड मास इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज टर्म्ड एज रिबाउंड नंबर। जितना वापस आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिबाउंड नंबर। इट इज यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ हार्डन कंक्रीट की परफॉर्मेंस चेक करने में काम आता है, ठीक है। The result of this test depends upon several test conditions as follows। अलग अलग टेस्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले स्मूथनेस ऑफ द सरफेस टू बी टेस्टेड। अगर सरफेस रफ होगा तो ये वापस भी कम आएगा, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। एज ऑफ स्पेसिमेन, जैसे जैसे सीमेंट की एज होती जाती है कंक्रीट की, वैसे तो सही होता जाता है, लेकिन अगर वो एक्सपोजर कंडीशन खराब है तो वो बार बार से खराब भी होता जाता है। फिर आता है शेप, साइज एंड रिजिडिटी ऑफ द स्पेसिमेन, उस पर डिपेंड करेगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉइस्चर कंडीशन, अगर पानी ज़्यादा होगा तो सॉफ्ट होएगा, हार्ड नहीं होगा, इनकी रिबाउंड नंबर कम आएगा, पानी ज़्यादा होगा उसके अंदर पानी होगा। फिर टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज, सीमेंट टाइप पे भी फर्क पड़ता है। टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन है, मीडियम है या कोर्स है, या फिर उसमें भी कौन से मटेरियल के हैं, यानी कि कौन से रॉक से हैं।
उस पर भी डिपेंड करता है। फिर लास्ट जो आता है एंगल एट विच हैमर इज प्रेस्ड। अगर एंगल आपने ऐसे लगाया है, एक तो आपने बिल्कुल 90 डिग्री, एक आपने ऐसे लगाया है, तो रिफ्लेक्ट वापस किस में होगा, जिसमें 90 डिग्री होगा, यानी कि आपको परफेक्टली 90 डिग्री पे ही उसको वापस उस पे कॉन्क्रीट सरफेस के अगेंस्ट उसको प्लेस करना है ताकि रिफ्लेक्ट परफेक्टली हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अब पल्स वेलोसिटी टेस्ट का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, इसके अंदर आप वेलोसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स पास कराते हो, ट्रांसमिट कराते हो। एक कॉर्नर से आप ट्रांसमिट कराओगे, दूसरे कॉर्नर पे आप उसको रिसीव करोगे। तो जैसे आपको दिख रहा है TX मतलब ट्रांसमीटर, RX मतलब रिसीवर। तो यानी कि इस तरफ से आपने अल्ट्रासोनिक वेव्स पास कराई, और नेक्स्ट दूसरी तरफ यानी कि फेस एक तरफ दीवार के अंदर से आपने चलो मान लो पास कराई, तो आप उसको मेजर कहाँ कर रहे हो, बाहर की तरफ, यानी कि रिसीव कहाँ कर रहे हो, दीवार के या घर के बाहर की तरफ। तो इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि ये जो वेव्स है यहाँ से जनरेट होके ये वेव्स जाएगी, ट्रांसमिट होके जाएगी। अगर ये वेव्स जितना आपने वेलोसिटी से इस वेव्स को छोड़ा था, अगर उसी वेलोसिटी से वापस मिले लगभग, तो इसका मतलब कॉन्क्रीट क्या हार्ड है, क्योंकि जितना मटेरियल सॉफ्ट होगा उतनी वेलोसिटी उसके अंदर डिक्रीज होती जाती है। आप जैसे आपको अगर इसका पता करना है कि वेव्स का कैसे जनरेशन होता है, तो आप क्या करोगे, एक हार्ड कॉन्क्रीट या हार्ड सरफेस कोई भी, चाहे स्टील लो, लकड़ी लो, या कोई भी, आप उस पर एक मुक्का मार के देखो। ज्यादा तेजी से मत मारना, या फिर ऐसे जैसे ये आवाज आ रही टक टक ऐसे। अब ये आवाज वापस क्यों आई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मारी तो इसमें वेव्स आई, और वो वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होके वापस सुनाई दे रही है मेरे को। लेकिन अगर आप यही सोफे पे, यानी कि जिसके अंदर रुई भरा हुआ है या फोम भरा हुआ है, उसके ऊपर मारोगे, तो वहां से आपको आवाज वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर खाली जगह होती है, और खाली जगह तो क्या होगा, जैसे ऐसे है, तो ये भाई साहब सोफा जो है ये क्या है, अंदर खाली जगह, बीच बीच में यहाँ रुई भरी हुई, यहाँ ऐसे रुई भरी हुई, ठीक है, ऐसे भरी हुई मान लो। तो ये बीच बीच में खाली जगह, तो वेव्स आई, तो वेव्स आके यहाँ गई, यहाँ गई, ये बीच में खाली जगह, ये बार बार यहाँ से टकराएगी, और यहाँ पर अंदर ही उसकी वेलोसिटी या उसकी एनर्जी जो है वहीं खत्म हो जाएगी, तो वापस बाहर आ ही नहीं पाएगी। लेकिन जैसे आपने हार्ड सर्फेस में मारा ऐसे, ये वापस यहाँ यहीं आ गई, अंदर गई नहीं। लेकिन सॉफ्ट होगा तो वो होलो होगा, तो उसके अंदर चली जाएगी, और अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी उसकी एनर्जी, बाहर वापस नहीं आएगी। तो इसी को बोलते हैं अपन, इसी चीजों को मेजर करते हैं। तो जितना हार्ड होगा उतना वेलोसिटी ज्यादा आएगा। ठीक है, इट इज जनरली दो तरह से, यानी कि वेलोसिटी टेस्ट जो है दो तरह से, एक तो कर सकते हैं मैकेनिकल सोनिक वेलोसिटी टेस्ट, और एक होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। मैकेनिकल वाला जनरली इंपैक्ट से होता है, जैसे ये टेबल पे मैं मार रहा हूँ, ये ऐसा अगर मैं कोई टेस्ट करूंगा यानी कि मार पीटाई वाला, तो मैकेनिकल सोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। या फिर मैंने अब इस पे हाथ ऐसे, जैसे इस पे मैंने टच कराया सिर्फ, तो वो उससे अगर यूवी रेज अगर या मैं कोई भी रेस जनरेट कराऊंगा, तो वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। तो जनरली हम जो है मैकेनिकल सोनिक पल्स वेलोसिटी को आजकल नहीं करते, अल्ट्रासोनिक वाले को करते, क्योंकि इसमें कॉन्क्रीट का जो सरफेस है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता। इन दिस टेस्ट, टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स ऑफ द कॉन्क्रीट सैंपल इज नोटेड, यानी कि जो वेव्स है वो कितने टाइम में वापस मेरे को रिसीव हो रही है, तो वही वेलोसिटी मेजर करूंगा मैं। जो भी वेव्स मैंने, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे कंप्रेशनल हो, these waves can be generated mechanically either by the use of a single impact hammer blow or electrically by use of the soniscope. ठीक है, जनरली अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इज प्रिफर्ड ओवर द मैकेनिकल सोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन कैसे है, देखो, अगर मैंने दीवार के एक तरफ, जैसे आपको दिख रहा है सबसे पहला ये जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, अगर मैंने दीवार के एक तरफ से ट्रांसमिट करके दूसरी तरफ रिसीव कर रहा हूँ, यानी कि अदर साइड में, एक रूम के अंदर से और एक रूम के बाहर, यानी कि ट्रांसमीटर रूम के अंदर लगा हुआ है तो रिसीव मैं कहाँ से कर रहा हूँ, रूम के बाहर से, तो उसको तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। लेकिन अगर मैंने दीवार के एक कॉर्नर से लेकर दूसरी तरफ ना जाके साइड में चला गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्या बोलूंगा, सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जैसे यहाँ से मैंने ट्रांसमिट करा और मैंने यहाँ पे रिसीव करा, तो मैं बोलूंगा सेमी डायरेक्ट। अगर मैं इसको इधर इस तरफ रिसीव करता तो डायरेक्ट होता, लेकिन मैंने इस तरफ रिसीव न करके मैंने क्या करा, इसके यहाँ पे पास में कर लिया, तो वो होता सेमी डायरेक्ट। और अगर दोनों ही ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम साइड होंगे, तो उसको मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट और सरफेस ट्रांसमिशन। तो तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है, दिस द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सेवरल टेस्ट कंडीशन। वो सारे के सारे टेस्ट कंडीशन जो हमने रिबाउंड हैमर में पढ़ी, वो सारे के सारे टेस्ट कंडीशन यहाँ पर भी इफेक्ट करती है, जैसे कि स्मूथनेस ऑफ द सरफेस हो गया, इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन हो गया, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना है, टेम्परेचर कैसा है, वो सब चीजें यहाँ पे भी अफेक्ट करती है।
अब पल्स वेलोसिटी आपको कैसी मिल रही है वापस रिसीवर एंड पे, उसके हिसाब से आप कंक्रीट की क्वालिटी बताओगे। अगर किलोमीटर पर सेकंड में ग्रेटर देन 4.5 किलोमीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी रिसीव हो रही है तो इट मीन्स कंक्रीट जो क्वालिटी है उसकी कैसी है, एक्सीलेंट है। अगर 3.5 टू 4.5 किलोमीटर पर सेकंड मिल रही है तो गुड है। अगर 3 टू 3.5 मिल रही है तो मीडियम है, और लेस देन 3 है तो डाउटफुल है। लेस देन 3 किलोमीटर पर सेकंड है तो आपकी कैसे कंक्रीट का है, डाउटफुल है। अब हम लोग देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, 5 डिफेक्ट है। और सबसे पहला जो है सेग्रीगेशन। वैसे सेग्रीगेशन हम लोग देख चुके थे, क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। क्या है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम फाइन एग्रीगेट एंड पेस्ट फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट। यानी कि कहने का मतलब जो कोर्स एग्रीगेट अगर आपका सीमेंट पेस्ट से सेपरेट आउट हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, एक सवाल आता है कि सेग्रीगेशन कैसे इंक्रीज होगा, कैसे रिड्यूस होगा। तो इंक्रीज इसका उल्टा कर देंगे। कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग स्मॉल साइज कोर्स एग्रीगेट। यानी कि कोर्स एग्रीगेट जो है, अगर आपने छोटे वाले कोर्स एग्रीगेट लिए तो सेग्रीगेशन के चांसेस कम आएंगे। या फिर आप कोई एयर एंटरनिंग एजेंट या फिर पजोलाना। पजोलाना भी क्या होता है, वेरी फाइन ग्रेड, और एयर एंटरनिंग से वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जनरली आप कोर्स एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा रखने के लिए ही करते हो, तो यूज में लेते हैं। तो इन सब कारणों से आपके वर्केबिलिटी ये क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने छोटे साइज के पार्टिकल ज़्यादा काम में लिए हैं। अब होता क्यों है, रीजंस तो है, ओवर वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उसको कॉम्पैक्ट कराने की कोशिश करोगे तब। अगर बहुत ज़्यादा हाइट से गिराओगे तो मैक्सिमम हाइट जो है 1.5 मीटर होती है सेग्रीगेशन ना होने के लिए। अगर कंक्रीट आप 1.5 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो आपको सेग्रीगेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेग्रीगेशन हो जाएगा। या अगर कंक्रीट ज़्यादा लंबी दूरी तक लेके जानी है ट्रांसपोर्टेशन, तब भी सेग्रीगेशन के चांसेस रहते हैं। सेकेंड जो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ मिक्सिंग वाटर विद इन और ऑन सरफेस फ्रॉम फ्रेशली प्लेस्ड यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन। क्या है कि आपका जो पेस्ट है, वाटर प्लस सीमेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। वाटर प्लस जो सीमेंट है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर या फिर अंदर ही अंदर फ्लो करने लग जाएगा। यानी कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाएंगे, और आपका जो पानी है या जिसको कह सकते हैं खून जो है, पानी प्लस सीमेंट, वो क्या है, बाहर आ जाएगा। जनरली ये भी किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव वाइब्रेशन की वजह से होता है। कॉजेज क्या होता है, अगर फाइन एग्रीगेट जितने कम होंगे, फाइन एग्रीगेट उतना कम होगा, उतना ही ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। तो फाइन एग्रीगेट क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट। पजोलाना यानी कि फाइन एग्रीगेट काम में ग्राइंडिंग सीमेंट टू फाइनेस, मोर फाइनेस लेस इज द ब्लीडिंग, यूजिंग एयर एंटरनिंग एजेंट्स पजोलाना एक्सेट्रा। यानी कि फाइननेस इंक्रीज कर दोगे तो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन दोनों ही कम हो जाए। नेक्स्ट जो है ई फ्लोरेसेंस, ये तो अब बहुत ही कॉमन चीज है। ई फ्लोरेसेंस क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ वाइट फ्लफी पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर। यानी कि आपने कभी देखा होगा कि आपके सरफेस कंक्रीट की दीवार पे या सेम दीवार पे क्या होता है, एक वाइट कलर की लाइनिंग आ जाती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो वो वाइट लाइनिंग किसकी वजह से आती है, ई फ्लोरेसेंस में। और ई फ्लोरेसेंस होता किसकी वजह से, एल्कली अगर प्रेजेंट होगा, चाहे वो ब्रिक्स के अंदर हो, चाहे सीमेंट के अंदर हो, चाहे आपका पानी के अंदर हो, किसी भी रीजन से अगर आपका एल्कली आ गया या कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट में था, उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ई फ्लोरेसेंस। और ई फ्लोरेसेंस बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी वगैरह का या छोटे एग्जाम का कह सकते हैं, जेएन लेवल के एग्जाम का। तो होता क्या, अपीयरेंस ऑफ वाइट फ्लफी पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर्स। फिर आता है क्रेजिंग। क्रेजिंग जो होता है, अगर आपने कभी सीमेंट का फ्लोर देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर रैंडम क्रैक्स इतने ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्रैक्स होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेजिंग। कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन रैंडम क्रैक्स ऑन सरफेस ऑफ कंक्रीट इज नोन एज क्रेजिंग। अब रिड्यूस कैसे किया जा सकता है क्रेजिंग, क्रेजिंग रिड्यूस करने से आपको या तो अर्थ मॉइस्ट कंक्रीट काम में लेनी है या फिर प्लास्टिक। यानी कि बीच की वाली जो आपको है वो काम में नहीं लेनी, वेरी ड्राई वाली, और ड्राई वाली आपको काम में नहीं लेनी। या तो मॉइस्ट अर्थ काम में लेनी है, एक्सट्रीमली ड्राई, या फिर आपको प्लास्टिक कंक्रीट लेनी है। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर सारी वैल्यू लिखी है, इसकी स्लम्प की, स्लम्प कॉम्पैक्शन फैक्टर की, स्लम्प की और वीपी डिग्री की जानबूझ के वैल्यूज लिखी है, ये आपको ध्यान रखना। फिर क्रैक्स, क्रैक्स तो आपको पता ही है, कैसी भी तरह सेपरेशन हो जाता है, वाइड हो जाते हैं, कंक्रीट के बीच में, सरफेस के बीच में गैप बढ़ गया। अब ये क्रैक्स श्रिंकेज से भी हो सकते हैं, थर्मल हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा क्रैक्स के बारे में।
फिर आता है फॉर्मवर्क रिमूवल पीरियड। अब ये भी कंक्रीट का ही अपने हैं। फॉर्मवर्क रिमूवल पीरियड का मतलब क्या है कि जैसे आपको आरसीसी की छत बनानी, तो आरसीसी की छत बनाने से पहले आप नीचे कुछ टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं। वो जो टेम्परेरी सपोर्ट है वो आपको कब रिमूव कर सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मवर्क रिमूवल पीरियड। अब रिमूव कब करोगे, जब वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ है अचीव कर ले, तब उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है। स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्मवर्क का मतलब है रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तो अगर वर्टिकल फॉर्मवर्क है, इसके लिए कॉलम वॉल या बीम्स के लिए वर्टिकल फॉर्मवर्क, यानी कि एक कैसा होगा, एक तो ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ऊपर का भी फॉर्मवर्क नहीं होता, ये तीन तरह के। तो ये जो फॉर्मवर्क है इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क की बात नहीं हो रही है, वर्टिकल फॉर्मवर्क तो कॉलम्स वॉल्स या बीम किसी का भी वर्टिकल फॉर्मवर्क को 16 से 24 घंटे बाद आप हटा सकते हो, यानी कि जब कंक्रीट ने फाइनल सेटिंग कर ली है, यानी कि उसका फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, उसके थोड़े टाइम बाद आप उसको रिमूव कर सकते हो। या फिर सोफिट्स, यानी कि अब ये हॉरिजॉन्टल इसकी बात कर रहा है। सोफिट्स फॉर्मवर्क टू स्लैब प्रॉप्स टू बी रीफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, यानी कि किनारे से आपको इसको अभी भी सपोर्ट देना है, किनारे से अभी भी सपोर्ट देना है, लेकिन बीच में से आप इसको रिमूव कर सकते हो 3 दिन बाद। कब? स्लैब में। और वही अगर बीम्स में आपको हटाना है सोफिट, यानी कि बीच वाला ये जो है ना, बीच वाला स्लैब में तो 3 दिन बाद, और वही बीम्स में आप बीच वाला पोर्शन हटा सकते हो 7 दिन बाद, क्योंकि बीम में ज़्यादा लोड आता है। लेकिन अगर प्रॉप्स टू स्लैब, यानी कि अब ये जो किनारे वाले हैं, अगर ये आपको हटाना है, तो अगर स्लैब 4.5 मीटर से छोटा है, उसकी लेंथ जो है 4.5 मीटर, तो 7 दिन बाद, और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन बाद, और अगर वही बीम या आर्चेस स्पान 6 मीटर से कम है तो 14 दिन में, और अगर ज़्यादा है 6 मीटर से तो 21 दिन में। तो ये डेज वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ ऑल्सो फेवरेट क्वेश्चन। इसी के साथ अपना जो कॉन्क्रीट वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्क्रीट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कुछ 100-150 क्वेश्चन की सीरीज है, एसएससी और ईएस दोनों के क्वेश्चन लाऊंगा। तो अब देखो अपने क्वेश्चन इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, किसके होंगे, लाइम के होंगे, कॉन्क्रीट के होंगे, एग्रीगेट के होंगे, वाटर के रिलेटेड भी होंगे, एडमिक्सचर से रिलेटेड भी होंगे, और मोर्टार भी, यानी कह सकते हैं टोटल 6 नंबर ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, 100-150 नियरली 150 क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़े, ताकि बेटा देखो जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन। कई लोग कह रहे हैं कि सर सर्वे स्टार्ट करो, सर्वे स्टार्ट करो। बेटा सर्वे तब स्टार्ट करने का मजा आएगा तब आप लोग ज़्यादा जुड़ोगे। मेरा मन ही नहीं करता लेक्चर बनाने का, क्योंकि आप लोग जुड़ नहीं रहे। ठीक है, स्टील भी इसीलिए शुरू नहीं हो रही, क्योंकि स्टील हमको बाहर से फैकल्टी लेके आना है, तो अगर आप जुड़ोगे नहीं तो हम लोग फिर स्टार्ट भी नहीं करेंगे स्टील। तो इसलिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और वो भी जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.